हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था oogenesis को, और oogenesis को हमने दो पार्ट में डिस्कस किया था। एक पार्ट में हमने डिस्कस किया था उसका आउटलाइन, एंड एक पार्ट में हमने उसका डिस्कस किया सेलुलर लेवल, राइट, जिसको हमने नाम दिया क्या, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो लास्ट सेगमेंट है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। हेडिंग डाल दीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेडिंग डाल दीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं एक काम करता हूं, मैं एक पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, और उसी आउटलाइन के ऊपर मैं आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसी आउटलाइन के ऊपर मैं क्या करूंगा, हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो इजी रहेगा, आपके लिए भी इजी रहेगा और मेरे लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, चलो, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डोंट वरी, मैं कर मैं अगर कर लूँगा तो काफ़ी होगा। ठीक है, आपको अभी ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं कहूँगा ना तब आप ड्रॉ कीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, अभी ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, बिकॉज मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपको आउटलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम फाइनल डायग्राम ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं जस्ट यहाँ पे एक आउटलाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक आउटलाइन ड्रॉ करने से क्या होता है, चीज़ें ईजी हो जाती है। राइट, एक आउटलाइन होने से क्या होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। राइट, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो प्लीज़ कुछ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पे ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसी वजह से। चल, हमने ड्रॉ कर लिया, एक आउटलाइन ड्रॉ किया, और उसी आउटलाइन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चल, इस साइड पे हम लोग लिखेंगे कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और इस साइड पे हम लोग उसका डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, डायग्राम हो चाहे ग्राफ हो, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। चल,
ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आप भी ड्रॉ कीजिए तो आपको इजी हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये आप भी ड्रॉ कीजिए तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएंगे, ठीक है। चल सबसे पहला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो बेसिकली एक मेंस्ट्रुएशन से लेके दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक का ये जो टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स यानी बहुत सारे फेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट फेज आता है मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ पे होता है ब्लीडिंग। उसके बाद आता है प्रोलिफरेशन फेज, जहाँ पे एंड्रोमेट्रियम फिर से बनना चालू होता है। फिर आता है ओव्यूलेशन फेज, माने जहाँ से सेकेंडरी oocyte निकलता है ग्राफियन फॉलिकल से। फिर आता है हमारा सिक्रेटरी फेज या लुटियल फेज, जहाँ पे कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें होती है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल तक बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, राइट। उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोग लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें मुझे डिस्कस करनी है, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इस ग्राफ पे या इस चार्ट पे फोकस करना है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले पूछे जाएंगे, ना कि रट्टा मारने वाले, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे आप तो भी इसका आंसर नहीं कर पाओगे अगर इस चार्ट को आपने नहीं समझा, हर एक फेज को आपने नहीं समझा, राइट। फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 को अच्छे से नहीं समझा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। देखो फर्स्ट फेज क्या कहा मैंने, मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, राइट। क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में होता है ब्लीडिंग। तो सबसे पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज डे 0 एंड दिस इज डे 5। ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल अगर हेल्दी फीमेल की मैं बात करूं तो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है या 29 डेज का होता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट। उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन एक नॉर्मल जो साइकिल होता है वो 28 डेज का साइकिल होता है। तो ये डे 0, उसके बाद डे 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दिस इज डे 14। उसके बाद दिस इज डे 21 एंड दिस इज डे 28, जहां पे खत्म होगा। ये चारों डेट हमें अच्छे से याद रखना है। डे 0 या डे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन 14, देन 21, देन 28। क्लियर है? वेरी गुड। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम जो है वो टूटता है। क्या होता है, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है वो टूटता है। क्यों टूटता है मैं कुछ ही देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है वो टूटेगा। वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे टूटेगा। तो देख सकते हो आप कि एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है वो धीरे 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 टूट रहा है। टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? इसलिए टूट रहा है कि लास्ट जो ओव्यूलेशन हुआ था, मतलब ये मान लो जनवरी है, राइट। ये मान लो जनवरी का चार्ट है, तो जनवरी से पहले दिसंबर में ओव्यूलेशन हुआ होगा, सेकेंडरी oocyte निकला होगा। फिर वो सेकेंडरी oocyte ने क्या किया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया। फिर स्पर्म जो है वो आया नहीं, और स्पर्म नहीं आया, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था सब कुछ। स्पर्म नहीं आया तो वो क्या नहीं किया, उसने मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं किया, वो डिजेनरेट हो गया। ऑन द अदर हैंड प्रेगनेंसी ना होने के कारण या फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण क्या हुआ कि कॉर्पस लुटियम भी डिजेनरेट हो गया। तो कॉर्पस लुटियम अगर डिजेनरेट होगा तो कौन सा हार्मोन फॉल करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, एंड थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी फॉल करेगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों अगर फॉल कर गए, जस्ट अ मिनट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अगर फॉल कर गए तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होगा, टूट जाएगा। लास्ट वीडियो में ने हार्मोनल रेगुलेशन वाले पार्ट में चिल्ला चिल्ला के ये चीज डिस्कस किया था, क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट जाएगा। तो वही तो हुआ यहाँ पे, एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट गया। अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कॉर्पस लुटियम जो है, कॉर्पस लुटियम जो है वो डिजेनरेट कर गया है। तो अगर कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट कर गया है
इसका मतलब उसके अंदर के फॉलिकल्स भी डिजेनरेट कर गए। तो यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल होगा वो क्या होगा, वो फॉल नहीं कर जाएगा, वो भी तो फॉल कर जाएगा, राइट। तो आप कहोगे सर अगर फॉल कर जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लेवल दिखा ही क्यों रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि पूरे बॉडी में कोई मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पूरी तरह से बनना बंद हो गया हो, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत बनता है। तो इसी वजह से हम लोग एकदम खत्म नहीं कर देते, थोड़ा बहुत तो बनता है, लेकिन जो अमाउंट में उसे बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल में फॉल कर जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज एस्ट्रोजन, दिस इज एस्ट्रोजन एंड दिस इज प्रोजेस्टेरॉन। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल करेगा। डोंट वरी, हम लोग मैं सब कुछ आपको लिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे ही यहाँ पे जैसे ही ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है यूटेरस पे। ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है यूटेरस पे। ये कौन सा हार्मोन है, दिस इज ओवरियन हार्मोन, दिस इज ओवरियन हार्मोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या है, ओवरियन हार्मोन है। ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, ये दिस इज नथिंग बट द ओवरी, दिस इज नथिंग बट द ओवरी एंड दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी। लास्ट डे पे हमने डिस्कस किया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी, ओवरी, ओवरियन हार्मोन एंड यूटेरस। जब हार्मोनल रेगुलेशन हम लोग पढ़ रहे थे वहां मैंने डिस्कस किया था, राइट। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, तो ये चीज आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल में फॉल किया है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे एफएसएच एंड एलएच भी लो हुआ होगा। एफएसएच एंड एलएच भी क्या हुआ होगा, लो हुआ होगा। अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल पे फॉल किया है तो एफएसएच एंड एलएच भी क्या हुआ होगा, लो हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एफएसएच एंड एलएच लो होंगे। तो एस्ट्रोजन से सेम टू सेम एस्ट्रोजन के कलर का मैं एफएसएच बना रहा हूं और प्रोजेस्टेरॉन का कलर का मैं एलएच बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, एलएच। तो ये हमने बना दिया एलएच। इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो, हड़बड़ी मत करो, आराम से समझो, आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से समझो। और यहाँ पे क्या होगा, ओवरी में क्या होगा, ओवरी में जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये जो ओवम था या जो सेकेंडरी oocyte था वो डिजेनरेट कर गया है, तुरंत ओवरी से क्या होगा, तुरंत ओवरी से प्राइमरी फॉलिकल निकलेंगे। क्या निकलेगा, प्राइमरी फॉलिकल निकलेगा। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी फॉलिकल। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी फॉलिकल। और इसी प्राइमरी फॉलिकल बनने के लिए हमें क्या चाहिए था, इसी प्राइमरी फॉलिकल को बनने के लिए देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी oocyte और उसके आसपास है फॉलिकल्स का सेल्स, मतलब ग्रैनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स। उसको बनाया किसने, उसको बनाया तो इसी एफएसएच ने है ना। तो इसी वजह से हम लोग एफएसएच को एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को भी एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और एफएसएच एंड एलएच को भी एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि बॉडी में हार्मोन्स बनना ही बंद हो गए, थोड़ा भी नहीं बन रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो बनेंगे। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एकदम इस चार्ट इस वाले पार्ट को एकदम ब्लैंक नहीं रखा, ठीक है। अब मैं लिखाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, मैं यहां लिखता हूं मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहला कि ये फेज कितने दिन का होता है, तो ये परसिस्ट करता है 3 से लेके 5 दिन तक, 3 to 5 डेज का होता है। हमने क्या पकड़ा है, यहाँ पे हमने पकड़ा कि यहाँ पे 5 डे पे खत्म हुआ है, 3 से लेके 5 दिन का होता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज कब होता है, 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। कब होता है, 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। क्यों 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, लास्ट वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था कि कॉर्पस लूटियम का जो फंक्शनल लाइफ होता है वो कितना दिन का होता है, 14 डेज का। मतलब 14 डेज बाद कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट किया,
कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट किया तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में फॉल आया, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में फॉल आया तो इसी वजह से तो एंडोमेट्रियम टूटा। तो देख रहे हो कि हर एक लेक्चर के साथ दूसरा लेक्चर कैसे इंटरकनेक्टेड है। क्लियर है? ये सब कुछ मैंने लास्ट 2 लेक्चर में इन डिटेल में डिस्कस किया है, तो प्लीज जाके वो देखिए, नहीं तो ये कुछ नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? चलो, तो क्या हुआ 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। क्यों 14 डेज के बाद? बिकॉज 14 डेज पहले ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद कॉर्पस लुटियम बना, वो कॉर्पस लुटियम का फंक्शनल लाइफ होता है 14 डेज का, तो इसका मतलब 14 डे तक कॉर्पस लुटियम ने इंतजार किया, लेकिन प्रेगनेंसी हुआ नहीं, तो कॉर्पस लुटियम क्या हो गया? डीजेनरेट हो गया। जैसे ही डीजेनरेट हुआ एफएसएच, मतलब जैसे ही डीजेनरेट हुआ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में फॉल आया, एंडोमेट्रियम टूट गया। यही होता है 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। थर्ड क्या लिखेंगे कि ये मेंस्ट्रुअल आया क्यों? क्योंकि ड्यू टू, लिखेंगे ड्यू टू डीजेनरेशन, ड्यू टू डीजेनरेशन, ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ previous corpus luteum, due to degeneration of previous corpus luteum। तो प्रीवियस कॉर्पस लुटियम अगर डीजेनरेट करेगा तो क्या होगा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, लेवल फॉल करेगा, और क्या होगा? एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटेगा। और क्या होगा? जैसे ही फॉल किया एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटेगा, तो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स, सिर्फ एंडोमेट्रियम का लाइनिंग ही नहीं टूटेगा, उसके साथ साथ जो उसके ब्लड वेसल्स है वो भी टूटेंगे। राइट? तो और ये कहां से निकलेगा? कम्स आउट फ्रॉम वजाइना इन लिक्विड स्टेट। क्यों लिक्विड स्टेट में निकलेगा? बिकॉज ये जो यूटेरस है ना, ये यूटेरस से एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलता है फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम। ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, इसमें क्या है? बहुत सारे टिश्यूज है, बहुत सारे फाइबर्स है। इस फाइबर को वो एंजाइम तोड़ देता है और तोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। राइट? क्या करता है? लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो क्यों? बिकॉज यूटेरस से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम। क्लियर है यहां तक? तो मेंस्ट्रुअल फेज कितना दिन का होता है? 3 to 5 डेज का। 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, बिकॉज 14 डेज तक कॉर्पस लुटियम ने इंतजार किया, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट कर गया। जैसे ही कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट करेगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल में फॉल आएगा। जैसे ही फॉल आएगा, ब्रेकडाउन होगा एंडोमेट्रियम का लाइनिंग, उसके साथ साथ होते हैं ब्लड वेसल्स। इसी वजह, और वो कहां से निकलेगा? वो वजाइना से निकलेगा इन द लिक्विड स्टेट। क्यों? बिकॉज यूटेरस से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम, जो क्या करता है? जो इस फाइबर को तोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट करता है। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। और एक चीज है कि यहां पे क्या होगा? यहां पे थोड़ा FSH एंड LH लेवल भी लो होगा। तो पॉइंट नंबर 4 कहां लिखूं मैं? लिखने का जगह ही नहीं है। चलो इसको मिटा के लिख देता हूं। और क्या होगा? और FSH इस टाइम क्या होगा? FSH एंड LH लेवल भी लो होगा। लो ही तो है। FSH LH कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कौन सा हार्मोन है? ओवरियन हार्मोन है। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया फर्स्ट फेज। तो अब जैसे ही जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ या जैसे ही कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो गया, तुरंत ओवरी को पता चल गया कि भाई कॉर्पस लुटियम तो डीजेनरेट हो गया है, इसका मतलब प्रेगनेंसी तो हुई नहीं है। तो फिर से एक बार हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिर से एक बार कोशिश करेंगे।
तो ओवरी क्या करेगा, ओवरी फिर से प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, ठीक है। और प्राइमरी फॉलिकल से अब क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल से अब बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी से बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं बिकॉज लास्ट वीडियो में ऑलरेडी ड्रॉ किया था। टर्शियरी फॉलिकल एंड टर्शियरी से बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है यहां तक। ये ग्राफियन फॉलिकल 14 डेज से पहले बनेगा। ये है डे 14, याद रखना, दिस इज द जजमेंट डे और डे 14। ये वाला ग्राफियन फॉलिकल डे 14 से पहले बनेगा, क्योंकि डे 14 में हमें क्या करना है, ओव्यूलेशन करना है ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके। तो अगर डे 14 में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके हमें ओव्यूलेशन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्राफियन फॉलिकल को उससे पहले बन जाना चाहिए। तो ग्राफियन फॉलिकल हमेशा डे 14 से पहले बनेगा, ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है, चलो ये हुआ। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कौन कराता है, लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट बताओ कौन कराएगा, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कराता है एफएसएच। तो इसका मतलब है क्या, क्या एफएसएच का लेवल धीरे 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 इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एफएसएच का जो लेवल है वो क्या कर रहा है, वो धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है एफएसएच का लेवल, राइट। और ये जो फॉलिकल्स थे, ये फॉलिकल्स क्या बना रहे थे, ये फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन बना रहे थे, राइट। क्या बना रहे थे, फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन बना रहे थे। तो इसका मतलब ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होगा, धीरे 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 इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और एक पीक में पहुंचेगा। कब पीक में पहुंचेगा, जब ग्राफियन फॉलिकल है तब। 14 डे पे पीक में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि देखो देखो प्राइमरी फॉलिकल में एक लेयर होता है तो कम ईस्ट्रोजन बना रहा है, इसमें 2-3 हो गए तो ज्यादा ईस्ट्रोजन बना रहा है। टर्शियरी में और ज्यादा फॉलिकुलर सेल्स आ गए तो और ज्यादा बना रहे हैं। ग्राफियन फॉलिकल में मैक्सिमम ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं या फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। अगर आपको ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर याद है, वो बीच में सेकेंडरी ओसाइट था, उसके पास जोना पेलुसिडा, उसके पास कोरोना रेडियाटा, उसके पास एक एंट्रम था, उसके 2 लेयर थे, थेका एक्सटर्ना थेका इंटरना, और उसके बाद बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स थे। यही तो था ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फॉलिकल किसके पास है, ग्राफियन फॉलिकल के पास। और ग्राफियन फॉलिकल मैच्योरिटी में कब पहुंचा, 14 डे से पहले। तो ईस्ट्रोजन का जो पिक होगा वो कहां होगा, वो 14 डे से पहले होगा, राइट। 14 डे से पहले ये पिक लेगा, दिस इज द पिक। ईस्ट्रोजन यहां पहुंचा। क्या प्रोजेस्टेरॉन अभी तक आया, यहां पे नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा कौन, कॉर्पस लूटियम। तो अगर कॉर्पस लूटियम ही नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन क्या रहेगा, फ्लैट ही रहेगा, सिंपल। सब कुछ समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके और देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से, ठीक है। अब देखो, अब फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एफएसएच बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, इसका मतलब फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है। अगर फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है तो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है, फॉलिकल से क्या निकल रहा है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और ईस्ट्रोजन क्या करता है, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करता है, थिक करता है। वो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग झड़ चुका था, जिसके ब्लड वेसल्स झड़ चुके थे, उसको फिर से रिपेयर तो करना पड़ेगा, उसी पॉजिटिव उम्मीद के साथ कि इस बार पक्का फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या करना पड़ेगा, उस एंडोमेट्रियम को रिपेयर करना पड़ेगा। उसको रिपेयर कौन करेगा, उसको रिपेयर करेगा यही ईस्ट्रोजन। कैसे रिपेयर करेगा, माइटोसिस करेगा एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में, जो एंडोमेट्रियम के सेल्स है,
और एंडोमेट्रियम को और ज्यादा थिक बनाएगा, फिर से थिक बनाएगा। तो एंडोमेट्रियम थिक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एंडोमेट्रियम धीरे धीरे थिक हो रहा है, राइट। ऐसा ही तो होता है एंडोमेट्रियम का लाइनिंग, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम जो है वो धीरे धीरे थिक होगा। क्लियर है? अब देखो इस फेस का नाम क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? जो आप बोलोगे मैं वही रख दूंगा, आप बताओ क्या होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के बोलना, ऐसा मत बता देना कि इसका नाम कुछ अलग ही होना चाहिए। देखो ओवरी में क्या हो रहा है, ओवरी में हो रहा है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। तो क्या मैं इसे फॉलिक्यूलर फेज बोल सकता हूं? जरूर बोल सकता हूं। तो क्या बोलूंगा, फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज। क्यों मैं इसे फॉलिक्यूलर फेज नाम दिया? बिकॉज ओवरी में फॉलिक्यूल का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर ओवरी के नाम से इसका नाम लग दिया तो यूटेरस गुस्सा हो जाएगी, यूटेरस बोलेगी मेरा क्या कसूर है, मेरे नाम से भी नाम रखना चाहिए क्योंकि मैं भी तो कर रहा हूं। तो हम यूटेरस से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो यूटेरस बताएगी कि मैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिकनिंग कर रहा हूं। इस प्रोसेस, इस थिकनिंग के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन। क्या कहा जाता है, यूटेराइन, यूटेराइन क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को, इस थिकनिंग के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन, RATION, यूटेराइन एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन। जो ये धीरे 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 एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो थिक हो रहा है, देखो पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, धीरे 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 ये थिक हो रहा है, तो इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रोलिफरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो यूटेरस का मान रखते हुए हम इसको और क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम और एक नाम दे सकते हैं, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। क्या नाम दे सकते हैं, प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। डे 14 का नाम पहले से फिक्स है, डे 14 का नाम तो ओव्यूलेशन ही होगा, डे 14 का नाम पहले से ही फिक्स है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओव्यूलेशन और ओव्यूलेटरी फेज। इसका नाम पहले फिक्स है। इसमें कोई एक बार देख लेता हूं कि दिखा रहा है कि नहीं, हाँ दिखा रहा है, चलो ओव्यूलेशन, तो इसका मतलब है ओव्यूलेटरी फेज। डे 14 का नाम बहुत पहले से फिक्स है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड में, फॉलिक्यूलर फेज के बारे में। फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, कुछ भी कह लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें क्या हुआ, क्या क्या हुआ इसमें, इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, FSH इंक्रीज, FSH पहला पॉइंट क्या हुआ, FSH एंड LH स्टार्ट टू इंक्रीज, स्टार्ट टू इंक्रीज। आप कहोगे सर LH तो फ्लैट ही है, LH कहाँ इंक्रीज हुआ है, LH तो फ्लैट ही है। LH भी इंक्रीज होता है लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम बात करें FSH की तो LH उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। मैंने क्या कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता बॉडी में एक पर्टिकुलर हार्मोन बनना ही बंद हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। थोड़ा सा कम बने, थोड़ा ज्यादा बने वो हो सकता है, लेकिन एकदम बनना ही बंद हो गया ऐसा नहीं हो सकता, एब्सेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो LH भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, FSH एंड LH स्टार्ट टू इंक्रीज। FSH LH इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, खास करके FSH इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, FSH इंक्रीज करेगा तो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होंगे, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होगा। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट यानी प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है तो फॉलिक्यूलर सेल्स क्या निकालेंगे, ईस्ट्रोजन निकालेंगे। तो ईस्ट्रोजन भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ईस्ट्रोजन क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा।
अगर इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, यूटेराइन एंडोमेट्रियम ठीक होना स्टार्ट होगा। जो हमने बोर्ड पे देखा वही हम लोग लिख दिए। FSH LH स्टार्ट टू इंक्रीज, फॉलिकुलर डेवलपमेंट की वजह से ईस्ट्रोजन इंक्रीज, ईस्ट्रोजन की इंक्रीज की वजह से यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो होगा वो धीरे धीरे थिक होगा। अब आएगा डे 14 द जजमेंट डे, दैट इज ओव्यूलेशन डे। डे 14 पे ओव्यूलेशन होगा। अगर 28 डे का साइकिल है तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं उस साइकिल के बारे में आपको इन डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। डे 14 में क्या होगा, डे 14 से पहले ही ये जो है ये पिक ले लिया होगा ईस्ट्रोजन, राइट। और डे 14 में क्या होगा, पर्टिकुलरली डे 14 में क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा और ओवम निकलेगा या सेकेंडरी oocyte निकलेगा। ये क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है। oocyte क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। और यहां से सिर्फ थोड़ा बहुत फॉलिकल्स ऐसे रह गए, निकल गए। लेकिन अभी तक कॉर्पस लुटियम का डेवलपमेंट हो चुका है, द आंसर इज नो। कॉर्पस लुटियम का डेवलपमेंट इस फेज में होता है, इस फेज में। ऐसा नहीं होगा कि ये फट के निकल गया, ये तुरंत कॉर्पस लुटियम बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा। बिकॉज कॉर्पस लुटियम के भी कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स होंगे, उसके भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि इसी दिन बन जाएगा कॉर्पस लुटियम। यहां पे इस पूरे फेज में कॉर्पस लुटियम धीरे धीरे फॉर्म्ड होगा। अगर प्रेगनेंसी हो गया तो ठीक है, फिर से ग्रो होता रहेगा। अगर नहीं प्रेगनेंसी हुआ तो धीरे धीरे डिजेनरेट होगा, राइट। उसके बारे में बात हम बाद में करते हैं, कॉर्पस लुटियम के बारे में, क्योंकि अभी तक कॉर्पस लुटियम का फेज नहीं आया है, उसका टाइम नहीं आया है। अभी किसका टाइम है, ओव्यूलेशन का टाइम है। किसका टाइम है, ओव्यूलेशन का टाइम है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ओव्यूलेशन हो रहा है। और ओव्यूलेशन किसकी वजह से होगा, एलएच में एक सडन स्पाइक या सर्ज आएगा, इसकी वजह से होगा ओव्यूलेशन। याद करो मैंने क्या कहा था कि एलएच क्या है, विलेन है, जो आके क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर करता है और सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालता है, और सेकेंडरी oocyte चला जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, लास्ट लेक्चर। और FSH भी इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम होगा यहाँ पे FSH भी क्या होगा, FSH भी यहाँ पे एक पीक लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब लिखेंगे साइड में, जैसे लिखेंगे आपको तुरंत सब कुछ आइडिया हो जाएगा, डोंट वरी। ओव्यूलेशन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे निकालना होता है। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन हमें कैसे पता चलेगा, तो इसका एक सिंपल रूल है, डे ऑफ ओव्यूलेशन इज इक्वल टू डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, days of menstrual cycle. This M for not mitosis, not meiosis, this is menstrual cycle, okay. Days of menstrual cycle minus 14. तो अगर 28 डे का साइकिल है, उससे 14 माइनस करेंगे तो डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या निकलेगा, 14 निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो किसी वुमन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 25 डेज का है, तो डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना है, 25, उससे माइनस कर दो 14, तो कितना आ जाएगा, 11। तो उसका ओव्यूलेशन कब होगा, उसका ओव्यूलेशन होगा 11th डे पे। क्लियर है। अगर मान लो किसी वुमन का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 35 डेज का साइकिल हुआ, तो मतलब डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना है, 35, माइनस करेंगे कितना, 14, आएगा कितना, 21, तो उसका ओव्यूलेशन होगा डे 21 पे। समझ में आ रहा है। अगर 28 डेज का साइकिल है, 14 माइनस करेंगे, डे 14 में होगा। अगर 25 डेज का है तो 25 से 14 माइनस कर देंगे, जितना डे का है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल उससे 14 बस माइनस करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है।
तो ये है एक सिंपल फॉर्मूला ओव्यूलेशन का, डे ऑफ ओव्यूलेशन याद रखने का, ठीक है। और क्या होगा डे ऑफ ओव्यूलेशन में, ओव्यूलेशन फेज में या ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, ग्राफियन LH FSH एंड LH का पिक होगा, यहाँ पे पिक, FSH जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था वो यहाँ पे पिक में आएगा, और LH भी जो धीरे धीरे मतलब फ्लैट था वो अचानक से पिक लेगा। यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे LH सर्ज, क्या बोलेंगे इसको, अचानक से। देखो FSH तो दिख रहा है धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन LH बहुत कम धीरे धीरे बढ़ा और अचानक से सडन स्पाइक लिया और FSH से भी ऊपर चला गया। ये FSH है ना, ये ब्लू कलर का, ये क्या है, दिस ब्लू कलर इज FSH, दिस ब्लू कलर इज FSH एंड दिस येलो कलर इज LH। LH देखो FSH के भी ऊपर चला गया, तो यहां पे होता है LH सर्ज। क्या होता है, LH सर्ज, सर्ज यानी अचानक से स्पाइक आना। तो LH सर्ज की वजह से क्या होगा, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। क्या होगा, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल की रप्चर्स की वजह से क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर की वजह से होगा ओव्यूलेशन, मतलब सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवरी से रिलीज हो जाएगा, उसे पकड़ लेगी फिम्ब्री, फिम्ब्री उसको भेज देगा इन्फंडिबुलम में, इन्फंडिबुलम से वो चला जाएगा एम्पुला के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट ओव्यूलेशन। ये तो हो गया ओव्यूलेशन। फेज 3। अब क्या होगा, अब इस फेज में क्या होता है, देखो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करेगा तो क्या होगा, जोना पेलुसिडा, सेकेंडरी oocyte, कोरोना रेडिएटा सब चला गया, थेका एक्सटर्ना इंटरना डिजेनरेट हो गया, एंट्रम भी डिजेनरेट हो गया, बचा क्या, थोड़ा बहुत फॉलिक्यूलर सेल्स, थोड़ा बहुत फॉलिक्यूलर सेल्स। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे FSH का जो एक्टिविटी था वो धीरे धीरे लो हो रहा है, FSH का जो एक्टिविटी था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे लो हो रहा है, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे FSH का एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे लो होगा, धीरे धीरे लो होगा पूरे फेज में। इसका और एक रीजन भी है, मैं कुछ ही देर में बताऊंगा, डोंट वरी। और LH का तो वही काम था भाई, आके बस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर दो, तो LH भी धीरे धीरे अब लो हो जाएगा, बिकॉज उसका जो मेन काम था वो तो हो गया, उसका मेन काम तो हो गया, राइट। उसका मेन काम क्या था, उसका मेन काम था रप्चर करना, वो उसने कर दिया, वेरी गुड। तो LH भी लो हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स जो थे वो बहुत सारे फॉलिकल्स खत्म हो गए। मान रहा हूं कि कॉर्पस लूटियम के अंदर भी, या मतलब इसके अंदर भी थोड़ा बहुत फॉलिकल्स थे, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल में जितना फॉलिक्यूलर सेल्स थे उसके कंपैरिजन में इनमें तो बहुत कम है। तो ग्राफियन फॉलिकल से बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल्स थे, इसी वजह से तो यहाँ पे पीक लिया था ईस्ट्रोजन ने। ईस्ट्रोजन ने जो यहाँ पे पीक लिया था वो किसकी वजह से लिया था, कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर धीरे धीरे फॉलिक्यूलर सेल्स बहुत बढ़ रहे हैं और अचानक से फट गया, तो क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल के जो फॉलिक्यूलर सेल्स है वो भी कम हो गए, तो मतलब एक सडन फॉल आएगा यहाँ पे ईस्ट्रोजन में। क्या होगा, ईस्ट्रोजन के लेवल में एक सडन फॉल आएगा। और प्रोजेस्टेरॉन वो तो अभी भी फ्लैट ही है, वो तो अभी भी फ्लैट ही है प्रोजेस्टेरॉन, राइट, फ्लैट है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन। क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कहोगे सर कॉर्पस लूटियम को अगर फंक्शन करना है प्रॉपर्ली और मेंटेन करना है तो LH तो होना चाहिए, तो LH तो है भाई थोड़ा बहुत। आप कहोगे नहीं सर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा कैसे होगा, क्योंकि जैसे ही ये कॉर्पस लूटियम बनेगा, ये कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा और थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी बनाएगा। तो अगर हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन बना
तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई बहुत प्रोजेस्टेरॉन बन चुका है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्रेस करो। किसे सप्रेस करो, एलएच को सप्रेस करो। इसी वजह से तो एलएच लाइन जो है वो फ्लैट है। सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है ना, इंटरेस्टिंग है सब कुछ। तो इसी वजह से ये जो लाइन है ये फ्लैट हो गया। और फॉलिकुलर डेवलपमेंट का जो काम था एफएसएच ने कर दिया, तो अब एफएसएच भी थोड़ा सा फ्लैट हो गया। अभी एफएसएच रेस्ट फेज में चला गया कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं कि एफएसएच सिक्रीट नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत अमाउंट में कम, ऑलमोस्ट फ्लैट। क्यों? बिकॉज उसका काम था फॉलिकुलर डेवलपमेंट, वो उसने कर दिया। अब आगे जो होगा वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को समझना है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, राइट। तो क्या होगा, कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होगा। तो अगर कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होगा, अगर कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होगा तो कॉर्पस लुटियम से क्या निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। तो डे 21 में, डे 21 में ये सारे डेटा याद रखने हैं। डे 21 में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का पीक आता है। प्रोजेस्टेरॉन का पीक आता है कहाँ, डे 21 में। क्योंकि अब क्या होता है, अब ये कॉर्पस लुटियम जो फॉर्म हुआ, अब ये कॉर्पस लुटियम कुछ दिनों तक ग्रो करता है, ग्रोज फॉर फ्यू डेज, ग्रोज फॉर फ्यू डेज। हमने कहा था ना कल वाले सेशन में कि कुछ दिनों तक ग्रो करेगा, इंतजार करेगा कि प्रेगनेंसी हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके बाद डिजेनरेट करेगा। तो डे 21 तक ये कॉर्पस लुटियम क्या होता है, ग्रो करता रहता है, थोड़ा 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 ग्रो करता है। इसी उम्मीद से ग्रो करता है कि आगे जाके फर्टिलाइजेशन तो होगा ही। फिर डे 21 में इसी वजह से यहां पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो धीरे धीरे एक स्पाइक लेता है और मैक्सिमम पीक में पहुंचता है। दिस इज द पीक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, दिस इज द पीक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, दिस इज द पीक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन पीक में पहुंचा, तो इसका मतलब क्या है, प्रोजेस्टेरॉन अगर पीक में पहुंच रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है उसको क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम लाइनिंग को सिक्रेटरी बनाता है। क्या बनाता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो अभी तक ऐसे थे, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन आया, यहां पे आया, जैसे ही यहां पे आना स्टार्ट हुआ, मतलब धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया, क्या हो जाएंगे, सिक्रेटरी हो जाएंगे। क्यों सिक्रेटरी होंगे, बिकॉज एंडोमेट्रियम से क्या निकलेगा, न्यूट्रिशन निकलेगा, और वो न्यूट्रिशन किसको पहुंचेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर इम्प्लांटेशन हो गया, तो नया जो एम्ब्रियो आएगा उसको मिलेगा न्यूट्रिशन। क्या मिलेगा उसको, उसको मिलेगा न्यूट्रिशन। ये भी सिक्रेटरी। मैं एक बार में ही ड्रॉ कर देता हूं, समझा दूंगा, डोंट वरी। ये क्या है, दिस इज द सिक्रेटरी फेज। तो यहां पे क्या हो रहा है, यूटेरस में, ओवरी में क्या हो रहा है, कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन। इसी वजह से इस फेज को क्या कहा जाता है, इस पूरे फेज को डे 14 से लेके डे 21 तक, 28 तक, डे 14 से लेके मतलब 15 डे 15 से लेके डे 28 तक, जब तक मतलब साइकिल खत्म नहीं हो जाता, इस पूरे फेज को कहा जाता है ल्यूटियल फेज। क्यों ल्यूटियल फेज, बिकॉज ल्यूटियल फेज, क्यों ल्यूटियल फेज, बिकॉज ओवरी में कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर से क्या होगा, फिर से हमारा जो यूटेरस है वो बुरा मान जाएगी अगर उसका नाम नहीं दिया तो यूटेरस में क्या हो रहा है, सिक्रेटरी चल रहा है, तो इसको हम लोग सिक्रेटरी फेज भी बोल सकते हैं। सिक्रेटरी, सिक्रेटरी फेज। क्यों सेक्रेटरी बना, सिक्रेटरी बना बिकॉज इसे सिक्रीट करना है। क्या सिक्रीट करना है, न्यूट्रिशन सिक्रीट करना है, राइट। क्लियर है यहां तक। तो यहां पे हुआ प्रोजेस्टेरॉन का पीक लेवल। फिर अब यहां पे क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो कॉर्पस लुटियम का जो हिम्मत था वो टूट गया और कॉर्पस लुटियम जो है वो डीजेनरेट हो गया। कॉर्पस लुटियम जो है वो क्या हो गया, वो डीजेनरेट हो गया। बहुत दुख की बात है, कॉर्पस लुटियम
डीजेनरेट। कॉर्पस लुटियम अगर डीजेनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल में फॉल आ जाएगा। धीरे 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 प्रोजेस्टेरॉन, ऐसा नहीं है कि आज ही डीजेनरेट हो गया, नहीं, धीरे 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 धीरे, जैसे ग्रो भी हम लोग धीरे 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 करते हैं, तो डीजेनरेट भी धीरे 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 होगा। तो डीजेनरेट कर जाएगा और फिर से ये यहां से जो हमने स्टार्ट किया था प्रोजेस्टेरॉन फ्लैट लेवल, ये फिर से फ्लैट लेवल पे चला जाएगा। दिस इज द नेक्स्ट साइकिल। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये किसका है, ये नेक्स्ट साइकिल का है। नेक्स्ट साइकिल फिर से प्रोजेस्टेरॉन लेवल धीरे 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 फ्लैट हो गया। देखो नेक्स्ट साइकिल आते आते एफएसएच भी फ्लैट हो गया, नेक्स्ट साइकिल आते आते एलएच भी फ्लैट हो गया, नेक्स्ट साइकिल आते आते प्रोजेस्टेरॉन भी फ्लैट हो गया। अब ईस्ट्रोजन में क्या होगा, कॉर्पस लुटियम ने हमने क्या सीखा था कि कॉर्पस लुटियम थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन तो रिलीज करता है, तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का एक और पीक आएगा, लेकिन इस वाले पीक से ये पीक थोड़ा सा छोटा होगा। इस वाले पीक का हाइट देखो यहाँ पे है, लेकिन इस वाले पीक का हाइट थोड़ा सा छोटा होगा, ऐसे ये भी फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम क्या कर रहा था, देखो यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा था, फॉलिकल सेल से मैक्सिमम ईस्ट्रोजन बनते हैं, तो इसी वजह से इसका पीक देखो कितना ऊंचा है। और कॉर्पस लुटियम ईस्ट्रोजन बनाता तो है लेकिन कम बनाता है ना, तो इसकी वजह से इसका पीक जो है ये भी छोटा होगा। फिर कॉर्पस लुटियम ही अगर डीजेनरेट हो गया तो मतलब क्या होगा, ईस्ट्रोजन भी तो फ्लैट हो जाएगा, ईस्ट्रोजन भी तो फ्लैट हो जाएगा, राइट। तो इस वाले पीक से ये वाला पीक छोटा होगा, ये इसी को इंडिकेट करता है कि कॉर्पस लुटियम फॉलिकुलर सेल्स के अमाउंट से कम अमाउंट में ईस्ट्रोजन बनाएंगे। पूरा साइकिल क्लियर है, कोई भी दिक्कत है इसमें? देखो मैं एक बार और समझा देता हूं। लास्ट मंथ जो प्रेगनेंसी हुआ था, उस प्रेगनेंसी में जो सेकेंडरी ओसाइड निकला था उसने फर्टिलाइजेशन, लास्ट मंथ जो ओव्यूलेशन हुआ था उसमें जो सेकेंडरी ओसाइड निकले थे उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसी वजह से कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो गया। उसी डीजेनरेशन की वजह से क्या हुआ, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल में फॉल आया और एफएसएच एलएच भी लो होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है ये टूटना चालू करेगा। ये क्या करेगा, ये टूटना चालू करेगा, जो हम लोग इस फेज में देख सकते हैं। टूटना चालू किया, कब तक टूटेगा, डे 5 तक, 3 to 5 डे का ये साइकिल होता है, राइट। जैसे ही ये टूटेगा, जैसे ही पता चलेगा कि भाई कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, फिर से क्या बन जाएगा, ओवरी से प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एफएसएच धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। एफएसएच अगर धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होंगे, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल। जब फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट्स होंगे उसी फॉलिकल से निकलेगा एस्ट्रोजन, इसी वजह से हम लोग एस्ट्रोजन में भी थोड़ा सा यहाँ पे पीक धीरे धीरे पीक देख सकते हैं, और ग्राफियन फॉलिकल में आते आते ये पीक सबसे मैक्सिमम पहुंच जाएगा। और क्या होगा, और यूटेरन जो एंडोमेट्रियम है इसको थिक करेगा यही एस्ट्रोजन, तो इसी वजह से धीरे धीरे यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो डैमेज हो चुका था, जो रप्चर हो चुका था, जिसकी लाइनिंग के में फॉल आ चुकी थी, उसमें क्या करेगा, ये रिपेयर करेगा और धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेगा। फिर डे 14 में क्या होगा, अचानक से एलएच आके एक सर्ज देगा, इसी वजह से ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा, वहां से निकलेगा सेकेंडरी ओसाइड, जिसको हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन। और बाकी जो बचा खुचा मतलब फॉलिकुलर सेल्स है वो ओवरी में रह जाएंगे, ये चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब क्या होगा, फॉलिकुलर सेल्स की डीजेनरेशन की वजह से क्या होगा कि ईस्ट्रोजन के लेवल में एक अचानक सडन फॉल दिखेगा, राइट, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन अभी भी फ्लैट है, राइट। फिर क्या होगा, ये जो थोड़ा बहुत फॉलिकुलर सेल्स बचे हुए थे ओवरी के अंदर, वो बनाएंगे कॉर्पस लुटियम। फिर कॉर्पस लुटियम को थोड़ा बहुत एलएच से मेंटेन हो जाएगा, और कॉर्पस लुटियम क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, इसलिए डे 21 में प्रोजेस्टेरॉन का हम लोग एक पीक देख सकते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन पीक बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन बनेगा तो क्या होगा, कॉर्पस लुटियम या यूटेराइन जो एंडोमेट्रियम था वो धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, वो धीरे धीरे सिक्रेटरी बन जाएंगे। इसी वजह से इस फेज को हम लोग लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज भी बोल सकते हैं, राइट। कॉर्पस लुटियम क्या करेगा, कुछ दिनों तक ग्रो करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो देखेगा अब प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे डीजेनरेट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट होना स्टार्ट होगा, एफएसएच एलएच लाइन जो फ्लैट था वो फ्लैट ही रह जाएगा।
फिर से कॉर्पस लुटियम की डीजेनरेशन की वजह से क्या होगा कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन बन रहा था ये धीरे धीरे बनना बंद हो जाएगा और अचानक से धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगा, थोड़ा बहुत बनेगा लेकिन पूरी तरह से मतलब जितने अमाउंट में बन रहे थे वो बनना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कॉर्पस फॉलिकुलर सेल्स की वजह से जो ईस्ट्रोजन थे उसका पीक जो था वो मैक्सिमम था, लेकिन यहाँ पे कॉर्पस लुटियम जो थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है इसी वजह से इसका पीक थोड़ा सा नीचा होगा इसके हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का दो पीक देखेंगे, पीक 1 एंड दिस इज पीक 2 ऑफ ईस्ट्रोजन। लेकिन कॉर्पस लुटियम जो थोड़ा बहुत भी ईस्ट्रोजन बना रहा था वही क्या हो गया, वही डिजेनरेट हो गया। इसी वजह से क्या होगा कि ये जो ईस्ट्रोजन बन रहा था ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल में फॉल आने की वजह से, कॉर्पस लुटियम को डिजेनरेट करने की वजह से, FSH LH की फॉल आने की वजह से फिर से क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटना चालू होगा। मतलब फिर से मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुअल फेज फिर से चालू हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगर नहीं समझ में आया कुछ तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए ताकि आप चीजों डिटेल में समझ में आ जाए, बिकॉज मैंने हर एक पार्ट को अलग अलग से समझाने की कोशिश की है। ये फेज और ये फेज अलग नहीं है, ये एक ही फेज है, दैट इज ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। बस 28 डे का मुझे ये पीक दिखाना था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे डॉट डॉट ड्रॉ किया है। और ये भी बता दिया कि ओव्यूलेशन डे कैसे निकालना है। चलो एक बार मैं देख लेता हूं कितना टाइम हो गया, 52 मिनट्स। चलो हम लोग सही जा रहे हैं, चलो हम लोग सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा बहुत हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे, ये मैं मिटा देता हूं। तो अगर पूछा जाए कि कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन कहां हुआ तो उसका आंसर होगा सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज में। एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी कब बना? ल्यूटियल फेज में। प्रोजेस्टेरॉन का पीक कब आया? ल्यूटियल फेज में। प्रोजेस्टेरॉन का पीक का डे कौन सा है? 21 डे पे। एफएसएच का ईस्ट्रोजन का दूसरा पीक कब आएगा? ल्यूटियल फेज पे। ठीक है, ये सब कुछ ल्यूटियल फेज पे। तो हर एक चीज को मैंने इन डिटेल में जाके समझा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से मैंने oogenesis को 2 दिन अलग अलग से पढ़ाया था, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था अगर oogenesis को अगर नहीं से समझ ठीक से नहीं समझाया तो क्या होगा, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक बार भी नहीं समझ पाओगे। आज जो आपने पकड़ लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी वजह से, बिकॉज आपने oogenesis अच्छे से लेक्चर को देखा हुआ है, इसी वजह से। ठीक है, चलो कुछ लिखते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको बोला जाता है मेनार्च। मेनार्क या मेनार्च, मेनार्क कुछ भी कहो। लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है मेनोपॉज। क्या कहा जाता है? मेनोपॉज। राइट। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? The cycle of events, the cycle of events from one menstruation to another is called menstrual cycle. The cycle of events मतलब menstrual phase, फिर आपका आया फॉलिक्यूलर फेज, फिर आपका आया ओव्यूलेशन फेज, फिर आपका आया लुटियल फेज। ये क्या है? बहुत सारे इवेंट्स ही तो है, बहुत सारे फेजेस ही तो है। तो साइकिल ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू अनदर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक टर्म आता है दैट इज ओवरियन साइकिल। व्हाट इज ओवरियन साइकिल भाई? ये ओवरियन साइकिल क्या है? ओवरियन साइकिल क्या है? तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे डिफरेंट फेजेस है, तो ओवरी में तो बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन, ग्राफियन से ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम से उसका इंक्रीमेंट, उसके बाद उसका डिजेनरेशन। तो ये भी क्या है? ये भी तो एक इवेंट्स ही है। तो क्या लिखेंगे? द सीरीज ऑफ इवेंट्स, द
series of events inside an ovary during menstrual cycle is called ovarian cycle. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोलेंगे मेनार्च, लास्ट मेंस्ट्रुएशन को बोलेंगे मेनोपॉज. मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक साइकिल, द साइकिल ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू अनदर, इसको हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड ओवरियन साइकिल जो ओवरी में चलता है, द सीरीज ऑफ इवेंट्स, फॉलिक्यूलर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से गैफियन फॉलिकल, उसके बाद कॉर्पस लुटियम. तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं इनसाइड एन ओवरी ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड ओवरियन साइकिल. ठीक है. अब एक चीज आता है दैट इज menstruation hygiene and sanitation या menstrual hygiene and sanitation. कुछ प्रोटोकॉल्स है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो एक फीमेल को फॉलो करना चाहिए या वो फॉलो करती है ताकि उसे कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो या किसी भी तरह किसी और को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो या किसी और को कोई डैमेज ना पहुंचे, खास करके खुद को डैमेज ना पहुंचे या किसी और को डैमेज ना पहुंचे. ठीक है. तो क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटेशन. क्या लिखेंगे? मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटेशन. क्या क्या है? देखो क्या होना चाहिए. इस साइड से स्टार्ट कर, चलो इस साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहला क्या होना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए उसे क्या यूज़ करना चाहिए? उसे सैनिटरी नैपकिन यूज़ करनी चाहिए. सैनिटरी नैपकिन यूज़ करनी चाहिए. और क्या करना चाहिए? अगर सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल नहीं है तो क्लीन होममेड पैड. पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो कपड़ा होता था ना, उसी कपड़े को यूज़ किया जाता था. कोई प्रॉपर होममेड पैड नहीं था. तो इसी वजह से क्या होता था, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते थे. तो कभी कभी इतना सीवियर इन्फेक्शन हो जाता था, कभी कभी किसी की मौत भी हो सकती थी, लड़कियों की या फीमेल की. तो इसी वजह से क्या होना चाहिए? सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना चाहिए. अगर सैनिटरी नैपकिन किसी भी तरह कारण अवेलेबल नहीं है तो क्लीन होममेड पैड यूज़ करना चाहिए. कपड़ा कभी नहीं यूज़ करना चाहिए. ठीक है. पहला रीज़न. दूसरा क्या है? चेंज in every 4 to 5 आवर. हर 4 से 5 घंटे में इस सैनिटरी नैपकिन को चेंज करते रहना चाहिए. ये डिपेंड अपॉन द ब्लीडिंग. ये सैनिटरी पैड डिपेंड करता है कि कितने घंटे में आप चेंज करोगे. ये ब्लीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है. तो लेकिन ऑलमोस्ट हर से 4 से 5 घंटे में इसको चेंज करते रहना चाहिए. ठीक है. दूसरा, थर्ड, अगर आप इसे चेंज कर रहे हैं तो सैनिटरी नैपकिन को कहीं भी डिस्पोज नहीं किया जाता है. राइट. डू नॉट डिस्पोज इन पाइपलाइन ऑफ टॉयलेट के पाइपलाइन में नहीं डिस्पोज करना चाहिए ताकि टॉयलेट का पाइपलाइन जैम हो सकता है. एंड इन ओपन एरिया, कभी भी ओपन एरिया में इसको डिस्पोज नहीं करना चाहिए. ऐसे खुले में फेंक नहीं देना चाहिए. राइट. एंड क्या होता चाहिए? डिस्पोज इट cover it with used paper. Cover it with used paper before डिस्पोज करने से पहले उसे एक पेपर से कवर कर देना चाहिए बिफोर डिस्पोज. बिकॉज उसमें क्या होता है, उसमें वो जो मैंने कहा कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो उसी में प्रेजेंट होता है सैनिटरी पैड में.
तो इसी वजह से उसको खुले में ऐसे डिस्पोज नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। और उससे बहुत सारे इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। तो इससे क्या अच्छा है कि उसको एक प्रॉपरली एक पेपर से या न्यूज़पेपर से उसको कवर करके ही उसको एक प्रॉपर डस्टबिन में डिस्पोज करना चाहिए, राइट। ये कुछ प्रोटोकॉल्स है। और क्या होना चाहिए, वॉश हैंड विथ सोप। ये सब कुछ करने के बाद क्या करना चाहिए, सोप से बहुत अच्छे से हाथ को धोना चाहिए, राइट। और क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग जब ये मेंस्ट्रुअल फेज आपका चलता है या जो फीमेल है उनका जब चलता है, तो क्या करना चाहिए, तब उन्हें हर दिन नहाना चाहिए एंड अपने आप को प्रॉपरली क्लीन रखना चाहिए, राइट। मतलब ये सुनने में, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, ये सुनने में आपको थोड़ा सा फनी लग सकता है। आपको लग सकता है कि सर ये तो हमको पता है, सर मतलब ये तो इसको नहीं पता, सर इसको सबको पता है। लेकिन अभी भी ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें फॉलो नहीं किया जाता है, और ये बहुत दुख की बात है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि ये मैं जो बोल रहा हूँ कि ये लोग कैसे लेंगे या आप कैसे लेंगे इस चीज़ को। आपके लिए ये फनी हो सकता है, आपके लिए ये थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सर ये तो मतलब पता है सबको। नहीं पता है, नहीं पता है सबको। अगर पता होता तो आके बोलना नहीं पड़ता। नहीं पता है सबको नहीं पता होता है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं इस दुनिया में, इस मतलब पर्टिकुलरली अगर मैं इंडिया की बात करूं, ऐसे सिर्फ इंडिया नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये जो हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रोसेस मैंने बताया ना, इसे फॉलो नहीं किया जाता। तो आज भी बहुत सारे फीमेल की मौत होती है सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से, वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से। बहुत सारे फीमेल या तो बीमार पड़ जाती है या बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाता है तो उनकी मौत भी हो सकती है। आज भी ये होता है। इसी वजह से जो मैं कह रहा हूँ, इसे हो सकता है आपके लिए फ़नी लगे, लेकिन ये एक्चुअली में फ़नी नहीं है, ठीक है। चलो, डोंट माइंड अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, मतलब ये बहुत दुख की बात है। सोच सकते हो, ये बहुत दुख की बात है कि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये प्रॉपर सैनिटेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं हो, और आज भी वो लोग कपड़े यूज करते हैं, उस कपड़े से बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं उनको। कभी कभी तो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल जाता है कि उनकी मौत भी होती है, और हर किसी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाना उतना ज़्यादा ईजी नहीं है इस दुनिया में, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वॉश हैंड्स विथ सोप्स एंड टेक bath and clean yourself regularly. Clean yourself regularly. ठीक है। सो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फॉलो करने चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताना भूल गया था, मतलब कुछ चीज़ें हैं प्रीवियस लेक्चर्स के, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको हाइमेन के बारे में बताया था, राइट। हाइमेन के बारे में मैंने बताया था कि हाइमेन जो होता है वो क्या होता है, एक पार्शियली कवर्ड होता है वजाइना, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइमेन। अब ये जो हाइमेन है ना, हमने ये हाइमेन क्या होता है कि हाइमेन जब फर्स्ट क्वेटस होता है तो ये हाइमेन टूट सकता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वेटस ये हाइमेन जो है ये टूट सकता है, मतलब टूटता है बेसिकली। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेटस में ही हाइमेन टूटेगा? द आंसर इज नो। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट क्वेटस से पहले भी हाइमेन टूट जाता है। मान लो सडन फॉल की वजह से, जॉल्ट की वजह से, मतलब ऐसे होता है ना जॉल्ट, मतलब अचानक से शेकीनेस की वजह से हो सकता है। कोई स्पोर्ट्स खेलते दौरान, चाहे हॉर्स राइडिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, रनिंग हो, बहुत सारी चीजों में क्या हो सकता है, ये हाइमेन जो है ये टॉर्न हो सकता है या टूट सकता है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन is not an indication of virginity or sexual exposure, right? Is not an indication of virginity. ये याद रखना है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिख लो
कि जो लेबिया मेजोरा होता है ना, लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्क्रोटम, स्क्रोटम के साथ ये होमोलोगस है। स्क्रोटम, क्यों स्क्रोटम के साथ होमोलोगस है? देखो स्क्रोटम के अंदर क्या था, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस थे, राइट। सेम टू सेम लेबिया मेजोरा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। उसके बाद क्या आता है, लेबिया माइनोरा, उसके बाद ही क्लाइटोरिस, उसके बाद हाइमन, उसके बाद यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग एंड सब कुछ उसके अंदर। तो लेबिया मेजोरा जो है वो क्या है, वो है इज होमोलोगस टू स्क्रोटम। एंड क्लाइटोरिस जो किससे बना है, क्लाइटोरिस भी इरेक्टाइल टिश्यू से बना है, और मेल बॉडी में जो पेनिस होता है वो भी इरेक्टाइल टिश्यू से बना है। तो क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस, राइट। तो पहला क्या बताया कि हाइमन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी। दूसरा क्या बताया कि लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम एंड क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस बिकॉज दोनों ही इरेक्टाइल टिश्यू से बने हैं। क्लियर है? ये बताना था मुझे। और एक क्या बताना था, जो फीमेल में मैमरी ग्लैंड होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इट्स वन ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो मैमरी ग्लैंड जो है, हमने क्या पढ़ा था कि मैमरी ग्लैंड क्या होता है, मैमरी ग्लैंड एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड आर द एक्सेसरी ग्लैंड्स। लेकिन मैमरी ग्लैंड जो होता है वो एक्सेसरी ग्लैंड के साथ साथ एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी मैमरी ग्लैंड होते हैं। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं बताओ? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हेयर्स, अंडर आर्म में जो हेयर्स होते हैं, जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, वो क्या है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। और क्या होता है, एडम्स एप्पल, ये जो एडम्स एप्पल है, ये जो है ये मेल में वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन फीमेल में उतना वेल डेवलप नहीं होता है। अगर मेल की वॉइस की बात करें तो मेल का जो वॉइस है ना वो बहुत ज्यादा, उसका बेस बहुत ज्यादा है, लेकिन जो फीमेल की वॉइस है उसका पिच बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डांटना है बहुत गंभीर तरीके से, तुमने ये गलत किया है, तो वो कौन डांट अच्छा सकता है, कोई लड़का या कोई लड़की? लड़का ज्यादा अच्छा डांट सकता है, क्योंकि लड़का का जो वॉइस होता है बहुत ज्यादा डीप होता है, उसका बेस बहुत स्ट्रांग होता है ड्यू टू दिस एडम्स एप्पल। ऑन दी अदर हैंड, अगर चीखना है, चिल्लाना है, तो वो ज्यादा अच्छा कौन कर सकता है, वो ज्यादा अच्छा कर सकता है वुमन। डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि अगर किसी को अच्छे से डांटना है, तुमने ये गलत किया है, तो ये कौन डांटेगा? अच्छा, लड़का, मेल अच्छा डांट सकते हैं। और चीख चिल्लाना जो होता है वो कौन अच्छा कर सकती है? फीमेल, बिकॉज उनका जो पिच होता है वॉइस का वो ज्यादा होता है, राइट। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं कि जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है प्यूबर्टी के बाद, तो मेल में जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर एंड चेस्ट, ये ब्रॉड हो जाता है, ये धीरे धीरे ब्रॉड हो जाता है। ऑन द अदर हैंड मैं अगर बात करूं फीमेल की, तो फीमेल का जो क्या होता है, जब एट प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद जैसे जैसे सेक्सुअल मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखना स्टार्ट होते हैं, जैसे मेल में क्या दिखता है, मुस्टैच दिखता है, बियर्ड दिखती है, राइट। तो उसके साथ साथ क्या होता है, ये चेस्ट जो है और शोल्डर जो है वो ब्रॉड हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं एक फीमेल की, तो उसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। उनमें भी प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म हेयर देखे जाते हैं। उनका पिच जो होता है, वॉइस जो होता है, वो बहुत ज्यादा, उनका पिच बहुत ज्यादा हाई होता है। और क्या होता है उनमें, उनका जो हिप एरिया होता है वो ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। वो एरिया ब्रॉड क्यों होता है, उसके बारे में जब हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे ना, वहां आपको पता चलेगा, ठीक है। वहां पे एक पर्टिकुलर बोन के बारे में आपको पता चलेगा। उसी वजह से फीमेल में ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें ये मेल में या फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब ये धीरे 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 अपना प्यूबर्टी से लेके रिप्रोडक्टिव फेज में ये धीरे धीरे आ रही है या आ रहा है, ठीक है। सो दिस आर सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दिस इज ऑल अबाउट द मैमरी ग्लैंड। और एक चीज मैंने पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन में होगा। एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन मतलब जहां पे एम्पुला खत्म होगा और जहां से इस्थमस स्टार्ट होगा उसे क्या कहा जाता है, एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में
एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन ऑप्शन में नहीं है, और अगर आपको एम्प्यूला और इस्थमस दोनों में से कोई इसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनिएगा? तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्यूला को चुनिएगा, एम्प्यूला इसको चुनिएगा, ठीक है, ये याद रखना है। फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली कहां होता है? एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन में। लेकिन अगर ऑप्शन में एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन नहीं है और अगर आपको चूज करना पड़े इन बिटवीन एम्प्यूला एंड इस्थमस तो आपको किसको चुनना है? आपको एम्प्यूला को चुनना है, ये याद रखना है। तो कुछ चीजें मैंने बता दिया, हाइमन के बारे में बताया वो बता दिया, और मेमोरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो बता दिए, कुछ और सारे मैंने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बताया आपको, फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दिया, और मैंने बताया आपको हाइमन के बारे में, हाँ, और क्लाइटोरिस और लेबिया मेजोरा के बारे में, राइट। तो यही बताना था मुझे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर, एंड चलो आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो जाए तो वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस डाउट को सॉल्व करने की, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।